हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अगर आप अपना बजट बनाना चाहते हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं या पूरी फैमिली के लिए एक बजट बना रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं अपना पर्सनल बजट बनाता हूं मंथली, और ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मैं माइंड में रखता हूं जब मैं अपना मंथली बजट बनाता हूं, और कैसे वो बजटिंग टिप्स आपको फ़ायदा दे सकती है आपके फ्यूचर में अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं अपना मंथली बजट बनाता हूं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो मैं काफ़ी टाइम से अपना मंथली बजट बनाता हुआ आ रहा हूं, और आज भी हर एक मंथ में ये प्रैक्टिस ज़रूर फॉलो करता हूं कि मैं अपना मंथली बजट बनाऊं, बिकॉज उस मंथली बजट से आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। आपके सामने आपके पूरे मंथ का जो कैश फ्लो है वो क्लियर हो जाता है। आपको पता होता है कि आपका कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है, कितना पैसा कहाँ पर स्पेंड होने वाला है, कितने पैसे आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे और कितने पैसे की आपको एक्स्ट्रा नीड पड़ने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो मैं अपना मंथली बजट कैसे बनाता हूँ, मैं कौन सी टिप्स यूज़ करता हूँ, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके लिए मंथली बजट होना क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि मंथ एंड तक आपका पैसा कुछ भी नहीं बचता और आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं, ऐसे ज़रूरी एक्सपेंसेस अभी बच गए हैं जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, और आपको नहीं पता है कि आपने पूरे मंथ में पैसा कहाँ खर्च किया है, तो आपको एक बजट की ज़रूरत है। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी गोल के लिए, और आपके पास पैसे बच ही नहीं पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पर कितना स्पेंड कर रहे हैं, और आपको लगता है कि शायद आपकी सैलरी उतनी नहीं है, आप कहीं पर ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, पर कहाँ पर ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं आपको नहीं पता है, तो उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए भी आपको एक बजट की ज़रूरत है। मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए भी आपको एक बजट की ज़रूरत है। आपके पास एक बजट होना चाहिए जिससे कि आपको पता चले कि आपके पास मंथली कितना अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास कोई बजट ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पास कितना मंथली अमाउंट बच रहा है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप 5,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और अगर आप अपने बजट को थोड़ा प्रॉपर्ली मैनेज करें तो आप 5,000 से ज़्यादा अमाउंट निकाल सके इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि 7,000 या 10,000 भी आप निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने बजट को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं अपना पर्सनल फेवरेट आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने बजटिंग स्टार्ट इसलिए की थी बिकॉज मुझे अपना लोन ख़त्म करना था। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसे होता था, मंथ एंड तक मेरे पास पैसे बचते नहीं थे, लोन की EMI तो जा रही थी, बट मुझे ऐसा कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा था कि मैं कितना लोन की EMI भर रहा हूँ, कितना मैं कहाँ पर स्पेंड कर रहा हूँ, और अगर मुझे आगे फ्यूचर में अपना लोन के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है तो मैं कहाँ से, किस कैटेगरी से जो एक्सपेंस है मैं कम करूँ जिससे कि मैं थोड़ा पैसा बचाकर अपने लोन के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकूँ। तो इस रीज़न की वजह से मैंने बजटिंग की जो प्रैक्टिस है अपने लिए स्टार्ट की, और हो सकता है कि यही सेम कंडीशन आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ भी हो। तो अगर आप एक मंथली बजट बनाते हैं तो मंथली बजट आपके लोन को जल्दी क्लोज करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपके लिए मंथली बजट क्यों ज़रूरी है, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरा जो पूरा मंथली बजट है मैं किस टाइप से मैनेज करता हूँ। तो मेरे मंथली बजट की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है मंथ स्टार्ट होने से पहले ही। मैं जिन लोगों का फाइनेंशियल प्लान बनाता हूँ उन लोगों को पता होगा कि मैं उनको भी यही सेम चीज़ एडवाइस करता हूँ। तो आपका बजट स्टार्ट होने से 2 दिन या फिर 3 दिन पहले आपको एक रिमाइंडर लगाना है, जैसे कि 27 या फिर 28 को आपको नेक्स्ट मंथ की बजट पर काम करना स्टार्ट कर देना है। तो इसके लिए सिंपली मैं गूगल रिमाइंडर का यूज़ करता हूँ। मैं एक रिमाइंडर सेट कर देता हूँ अपने फ़ोन में, जो कि हर एक मंथ मुझे 28 को रिमाइंडर देता है कि मुझे नेक्स्ट मंथ के बजट पर काम करना है। तो आप भी इसी तरीके से रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, और उस रिमाइंडर से ये फ़ायदा होगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं, आप अपना मंथ स्टार्ट होने से पहले ही अपने बजट पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको अपने बजट में मंथ स्टार्ट होने से पहले काम स्टार्ट क्यों करना है? तो नॉर्मली मैं बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखता हूँ, एक है प्रोजेक्टेड कॉस्ट और एक है एक्चुअल कॉस्ट। तो प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या है, जो कि मैं सोच रहा हूँ मेरा नेक्स्ट मंथ में खर्चा होने वाला है, उसको मैं एक प्रोजेक्टेड कॉस्ट के कॉलम में फिल कर देता हूँ। तो इसके लिए जो मैं बजट शीट यूज़ करता हूँ उसका लिंक ऑलरेडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं हर एक वीडियो में वो लिंक डालता हूँ। मेरे पुरानी जो बजट वीडियोस हैं वहाँ भी मैंने आपको समझाया हुआ है, तो इस वीडियो में भी आपको बजट शीट मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कीजिए, अपने अकॉर्डिंग उसमें आप काम कीजिए। तो मैं मंथ स्टार्ट होने से पहले ही अपनी सारी जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट हैं, जो भी मैं एक्सपेंस सोच रहा हूँ नेक्स्ट मंथ के लिए, वो मैं वहाँ पर फिल कर देता हूँ।
तो इससे होगा क्या, जैसे ही अगला मंथ स्टार्ट होगा तो मुझे पता होगा कि मुझे किस एरिया में कितना स्पेंड करना है, कहाँ पर मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर मुझे कितना खर्च करना है, मेरे पास कितना पैसा बच रहा है और क्या मैं कहीं पर कुछ ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहा हूँ। तो यही सेम प्रैक्टिस आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे बजट प्रोसेस में, वो है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो मेरी कंपनी से मुझे सैलरी मंथ स्टार्टिंग में ही मिल जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, तो जितनी भी मुझे सैलरी मिली है या फिर मुझे बोनस मिला है या फिर कुछ भी पैसा कहीं और से एक्स्ट्रा आया है, वो सब कुछ मैं सैलरी कॉलम के अंदर फिल कर देता हूँ। यही सेम चीज़ आपको करनी है। आपका जो भी पैसा आपका आ रहा है, चाहे सैलरी से आ रहा है, चाहे एग्रीकल्चर से आ रहा है, या फिर कहीं से भी आ रहा है, अपने बिजनेस से आ रहा है, वही सेम चीज़ आपको आपके सैलरी कॉलम के अंदर फिल करनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है। और यही सेम चीज़ हमने प्रोजेक्टेड कॉस्ट में भी की थी। तो प्रोजेक्टेड कॉस्ट के अंदर भी मैंने एक प्रोजेक्टेड इनकम मानी थी, जहाँ की मैंने पहले ही अज्यूम किया था कि मुझे नेक्स्ट मंथ इतनी सैलरी मिलने वाली है। तो उसी प्रोजेक्टेड इनकम के बेस पर ही मैंने सारे एक्सपेंसेस प्रोजेक्टेड कॉस्ट के अंदर फिल किए थे। तो यही सेम चीज़ अब आपको आपकी इनकम के साथ करनी है। आपको जो भी सैलरी मिली है या फिर जो भी बोनस मिला है, टोटल आपका जो भी है वो आपको आपकी एक्चुअल सैलरी के कॉलम में फिल करना है। एंड उसी के अकॉर्डिंग आगे आपके जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो आपको आपके एक्चुअल कॉलम में ही फिल करने हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपके फिक्स एक्सपेंसेस के बारे में। तो अगेन मैं एक रिमाइंडर का यूज़ करता हूँ। मैं एक रिमाइंडर लगा कर रखता हूँ 3 से 5 की जो डेट है उसके बीच में। तो इस रिमाइंडर में क्या होता है कि मेरे जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि अगर कोई बिल पेमेंट करनी है, कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड वगैरह की जो SIP जानी है, या फिर कहीं पर मुझे लमसम इन्वेस्ट करना है, या फिर कोई PPF वगैरह इसमें कहीं भी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, इसके अलावा जो इंश्योरेंस के पैसे जाने हैं, तो जो भी फिक्स टाइप के एक्सपेंसेस हैं उनको मैं सीधा उनके एक्चुअल कॉलम में फिल कर देता हूँ। तो नॉर्मली मुझे पता होता है कि मेरे जो भी एक्सपेंसेस हैं किस डेट को होने वाले हैं। मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ कि सभी की जो डेट है वो आसपास ही रहे, 1-2 दिन से आगे पीछे। तो ये जो भी मुझे बिल पेमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है अपने दूसरे बैंक अकाउंट में, ये सब कुछ मैं उसी सेम डेट पर कर देता हूँ, जिससे कि आगे उस मंथ में अगर कभी भी SIP डिडक्ट होनी है, चाहे वो 10 को डिडक्ट हो, चाहे वो 25 को डिडक्ट हो, तो वो नॉर्मली उस बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। और जो भी बिल पेमेंट होनी होगी वो उसके रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट जो भी होगा वो वहाँ से वो पेमेंट हो जाएगी। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊँ तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं 5 तारीख के आसपास जो भी मेरे बैंक अकाउंट हैं उन बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जैसे कि एक बैंक अकाउंट है जहाँ से कि मैं सारे बिल पेमेंट करता हूँ या फिर कोई भी दूसरे टाइप का खर्चा होता है। एक बैंक अकाउंट मेरा ऐसा है कि जहाँ से मैं इन्वेस्टमेंट की सारी SIP वगैरह जो भी है मेरी वो वहाँ से चलती है, या फिर कहीं भी मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो सब कुछ वहाँ से मैं मैनेज करता हूँ। और एक मेरा सैलरी अकाउंट है। तो इस टाइप से मैं पैसा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ अलग अलग अकाउंट्स में। तो उस मंथ में आगे आने वाले दिनों में जब भी कोई SIP की डेट आती है तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वहाँ से वो पैसा डिडक्ट हो जाता है। और इसके अलावा जैसे कि ग्रोसरी वगैरह इस टाइप का जो भी खर्चा करना होता है तो वो मैं दूसरे अकाउंट से करता हूँ, वो पैसा वहाँ से हो जाता है। तो आप भी इस टिप का यूज़ कर सकते हैं। आप भी डिफरेंट अकाउंट रखिए अपने पास और अपने पैसों को ट्रांसफ़र कर दीजिए उन अलग अकाउंट्स में, जिससे कि आपको पता हो कि आपको किस बैंक अकाउंट से एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, किस बैंक अकाउंट से आपको इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है। तो अब इसके बाद जैसे जैसे मंथ में एक्सपेंसेस होते जाते हैं मैं उनकी जो भी कैटेगरी है उसके अंदर उस एक्सपेंस का जो भी अमाउंट है वो लिखता जाता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया मैं प्रोजेक्टेड कॉस्ट के अंदर पहले से ही एक्सपेंस का अमाउंट लिख कर रखता हूँ। तो जितना मैंने सोचा होता है, जैसे कि मान लीजिए ग्रोसरी में मैंने सोचा है कि 6,000 रुपये मेरा खर्चा होगा और एक्चुअली में मेरे सिर्फ 5,000 ही खर्चा हुआ है, तो वहाँ पर मुझे ईजिली पता चल जाता है कि मैंने 1,000 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था। और इसी तरीके से जो दूसरी कैटेगरीज है वहाँ भी मुझे पता चल जाता है। तो अगर किसी कैटेगरी के अंदर ऐसा हो रहा है कि 2-3 महीने तक कंटिन्यू कुछ पैसे बच रहे हैं जितना मैंने प्रोजेक्टेड कॉस्ट सोचा था और एक्चुअल कॉस्ट जो हो रहा है वो कम हो रहा है, तो आगे आने वाले महीनों में मैं प्रोजेक्टेड कॉस्ट को कम कर दूंगा। बिकॉज मैंने पिछले 3-4 महीनों में देखा कि जितना मैं एक्सपेंस सोच रहा था उतना नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है। तो मैं अपने प्रोजेक्टेड कॉस्ट को वहाँ कम कर सकता हूँ और जो पैसा वहाँ बच रहा है उस पैसे को मैं कहीं और यूज़ कर सकता हूँ। बिकॉज कुछ कैटेगरीज ऐसी भी होंगी जहाँ आपने सोचा होगा कि आपका सिर्फ 2,000 ही खर्चा होगा और वहाँ पर आपका 4,000 रुपये खर्चा हो रहा है, फिर 3,000 रुपये खर्चा हो रहा है। तो जो कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है कंटिन्यू 2-3 मंथ तक, तो आगे आने वाले मंथ में आप उस कैटेगरी में प्रोजेक्टेड कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपको इस कैटेगरी में इतने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो आइए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको सीधा बजट शीट के अंदर ही समझाता हूँ जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि प्रोजेक्टेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट और कैटेगरीज में आपको कैसे डिवाइड करना है। ये सब चीज़ें मैं आपको सीधा बजट शीट के अंदर ही समझाता हूँ। तो आइए चलते हैं सीधे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ जी, तो स्क्रीन आपके सामने आ गई है। मैंने वही सेम शीट ओपन की हुई है जिसको मैं अपने पर्सनल मंथली बजट के लिए यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रोजेक्टेड मंथली इनकम मिल जाएगा, आपको एक्चुअल मंथली इनकम मिल जाएगा। उसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि हाउसिंग कैटेगरी है, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, फूड, चिल्ड्रन, पर्सनल केयर, और इसके अलावा देख सकते हैं कि आपको कुछ बैकअप बनाना है। उसके अलावा गिफ्ट, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, लोन्स और एंटरटेनमेंट। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी जो भी कैटेगरीज हैं आप वो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर सेम कैटेगरीज हैं तो सेम कैटेगरी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपकी प्रोजेक्टेड मंथली इनकम डालनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको नेक्स्ट मंथ मान लीजिए कि 50,000 रुपये मिलने वाले हैं आपकी सैलरी में, तो आप 50,000 रुपये यहाँ डाल दीजिए। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बोनस भी मिलने वाला है तो वो आप एक्स्ट्रा इनकम में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ प्रोजेक्टेड कॉस्ट पर ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट का कॉलम देखने को मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट का कॉलम देखने को मिलेगा और डिफरेंस का कॉलम मिलेगा। तो हर कैटेगरी के अंदर एक कॉलम है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोजेक्टेड कॉस्ट डालनी है। तो प्रोजेक्टेड कॉस्ट में मैं अभी के एग्जांपल के लिए मानकर चल रहा हूँ कि आपका 5,000 रुपये रेंट है, तो वो आप यहाँ डाल दीजिए। उसके अलावा आपके फ़ोन का कुछ बिल आता है मंथली, वो आप यहाँ डाल दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो आप डाल दीजिए। गैस सिलेंडर, उसके अलावा अगर ऐसा कुछ बिल है वो आप डाल दीजिए। वाटर का अगर कोई बिल है तो वो आप डाल दीजिए। उसके अलावा अगर आपका केबल का कोई बिल है तो वो आप यहाँ डाल दीजिए। तो ये एक तरह से आप वो सभी अमाउंट यहाँ डाल रहे हैं जो आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ आपका इतना खर्चा इन चीज़ों के लिए होने वाला है। सेम आप ट्रांसपोर्ट के लिए कर सकते हैं कि आपका व्हीकल की कोई पेमेंट जानी है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आपका नेक्स्ट मंथ कोई बस या टैक्सी का खर्चा होने वाला है तो वो आप यहाँ डाल दीजिए। मान लीजिए 500 रुपये का खर्चा होने वाला है। इंश्योरेंस का आपका कोई खर्चा है, बाइक इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस का, या फिर आपका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ है महीने का, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके अलावा आपका फूड, ग्रोसरी वगैरह जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, जो भी महीने का सामान आना है आपका खाने का, वो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 6,000 का सामान आना है और खाना खाने जाएंगे, उसका कोई खर्चा अगर आप सोच रहे हैं, मिल्क का अगर कोई खर्चा है, वेजिटेबल्स का अगर कोई खर्चा है तो वो आप डाल दीजिए। तो इस टाइप से आपको सभी चीज़ें यहाँ पर डालनी है। आपके बच्चों का कोई खर्चा है वो आप डाल दीजिए। और उसके अलावा एंटरटेनमेंट, आप अगर मूवी देखने जाएंगे तो मैं तो आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि कोरोना टाइम में आप कहीं बाहर जाएँ। फिर भी अगर आपको कोई प्लान है आउटिंग का या फिर कुछ, तो उसके लिए आप जो सोच रहे हैं खर्चा वो आप यहाँ डाल दीजिए। लोन्स वगैरह आपके कोई चल रहे हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड का, या फिर बाइक लोन, कार लोन, जो भी हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 7,000 का कोई पर्सनल लोन चल रहा है। एंड उसके अलावा आपको कोई टैक्स वगैरह अगर आप कहीं पे कर रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट का अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पर, जैसे कि आप 1,000 रुपये मंथली PPF में इन्वेस्ट करते हैं और 2,500 रुपये आप मंथली एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप से आप यहाँ डाल सकते हैं। और अगर आपको गिफ्ट वगैरह है नेक्स्ट मंथ, या फिर कोई चैरिटी के लिए आप कोई पैसा देने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके अलावा बैकअप अगर आप कोई किसी चीज़ का बना रहे हैं, जैसे कि सैलरी का, मेडिकल का, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि आप सोच सकते हैं, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा कि आपने टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट है वो जो अज्यूम किया है कि आपका नेक्स्ट मंथ जो खर्चा होने वाला है वो आपने करीब माना है 30,000 के आसपास का आपका नेक्स्ट मंथ खर्चा होने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्टेड बैलेंस जो बचा है, तो आपके 50,000 की सैलरी में से करीब 20,000 के आसपास का आपका जो बैलेंस बच गया है, इस बैलेंस को आप यूज़ कर सकते हैं कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए या फिर दूसरी चीज़ों के लिए। तो इसके बाद हम चलते हैं एक्चुअल एक्सपेंस की तरफ। तो आपको सबसे पहले डालना है आपकी एक्चुअल मंथली सैलरी। जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में, तो वो सैलरी आपको यहाँ डाल देनी है। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपकी सैलरी भी सेम आई है जितना आपने सोचा था। तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक्चुअल कॉस्ट डालनी है। तो जब आपका खर्चा होगा वो सेम टाइम पर आपको वो खर्चा जितना भी आपने अमाउंट पे किया है वो सेम यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक पर्टिकुलर डेट पर अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देता हूँ डिफरेंट अकाउंट्स में। तो जो फिक्स अमाउंट जो होते हैं, जैसे कि रेंट है, ठीक है,
फ़ोन का बिल है, गैस का बिल है, वाटर बिल है, केबल बिल है, ये एक ऐसे फिक्स अमाउंट है जो कि जितना मैंने सोचा है उतना होगा ही होगा। तो उन सब चीज़ों का आप एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जब भी आप रेंट पे करते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पर अपना रेंट डाल देना है। फ़ोन का आपने जो बिल पे किया है वो फ़ोन का बिल आप यहाँ डाल दीजिए। एक्चुअल कॉस्ट आपको तब डालनी है जब आप वो एक्चुअल खर्चा कर लें। मान लीजिए कि आपने सोचा था आपका 400 रुपये बिल आएगा, बट आपका सिर्फ 300 रुपये बिल आया है, तो यहाँ आपके 100 रुपये बच गए हैं। इसके अलावा आपका जो गैस सिलेंडर का बिल है वो आपने सोचा 300 रुपये में काम चल जाएगा, बट वो वहाँ पर 400 रुपये का हो गया है। वाटर बिल आपने सोचा था 500 रुपये, वो 500 में ही हुआ है। केबल आपका 200 में हुआ है। तो इस टाइप से आप सभी एक्चुअल कॉस्ट वहाँ पर डालते रहिए। आपने सोचा था कि आपका जो बस का टैक्सी का फेयर होगा 500 रुपये होगा, बट वो सिर्फ 450 रुपये ही हुआ है। तो इसी तरह आपको सभी जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जब भी आपका एक्सपेंस होता है उस दिन आपको इस शीट को ओपन करके वहाँ पर डाल देना है। आपने सोचा था कि आपका 6000 की ग्रोसरी आएगी, बट उसे 5000 की आई है। आपने बाहर खाने का प्लान किया था कि आपका 1000 रुपये का खर्चा होगा, बट आपका जो खर्चा वो 1500 रुपये हुआ, तो वो आप यहाँ डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस आपको पता चल गया कि आपका 500 रुपये का डिफरेंस है जो कि आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है, और ग्रोसरी में जो 1000 रुपये का डिफरेंस है जो कि आपका बच गया है आपके प्रोजेक्टेड कॉस्ट में से। तो इसी तरीके से आपको सारे खर्चे यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट के अंदर डाल देने हैं। जब भी आपने जो भी खर्चा किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि एक्चुअल बैलेंस जो आपका बचा हुआ है। आपकी सैलरी थी 50,000 जो एक्चुअल आई है, उसमें से अभी करीब 31,500 रुपये बचे हुए हैं। तो जैसे जैसे आपका खर्चा होता जाए वो अमाउंट आप एक्चुअल कॉस्ट के अंदर डालते जाएँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है उस महीने के अंदर, और कितना आपने प्रोजेक्टेड सोचा था और आपके प्रोजेक्टेड एक्चुअल में कितना डिफरेंस आया है, वो आपको इजीली सब कुछ यहीं पर पता चल जाएगा। तो इस शीट को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। सब चीज़ आपके सामने आ जाएंगी। आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ यूज़ कीजिए, चेंज कीजिए अगर कोई कैटेगरी यहाँ नहीं है तो, और इस शीट का आप यूज़ कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पूरा बजट कैसे मैनेज करना है। आप इस शीट का यूज़ कर सकते हैं, आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी सैलरी है, आपकी जो भी एक्सपेंसेस हैं, आपकी जो भी कैटेगरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग आप इस शीट के अंदर उनको फिल कीजिए और इस शीट का यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप कोई एक्सेल शीट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप किसी ऐप का यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं एक ऐप भी यूज़ करता हूं इस चीज़ के लिए। तो जल्दी ही फ्यूचर में मैं आपके साथ ऐसी बजटिंग ऐप्स भी शेयर करूंगा जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड है, अगर आपके पास iOS है, किसी पर भी वो ऐप चलेगी और आप अपने मोबाइल में इजीली बजट को मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो आप इस एक्सेल शीट को भी अपने मोबाइल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल शीट की ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पर अगर आप इस शीट को ओपन करेंगे तो आप मोबाइल के थ्रू भी इस शीट को एक्सेस कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको जैसा अच्छा लगता है, चाहे आप एक्सेल शीट का यूज़ कीजिए, चाहे आप नोटबुक का यूज़ कीजिए, चाहे आप किसी ऐप का यूज़ कीजिए, चाहे आप कुछ भी यूज़ करें, बस आपको एक बजट बनाना है। और आपको बजट क्यों बनाना है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो हर सैटरडे में एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जहाँ मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेट करने के लिए हेल्प करता हूँ, और हम बात करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, लोन प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, आपको कैसा कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू योर मनी। और अगर आपके कुछ गोल्स हैं, जैसे कि आपको कहीं वेकेशन पर जाना है, आपको कोई कार खरीदनी है, आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने हैं, आपको अपने बच्चे की शादी के लिए पैसे जमा करने हैं, आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने हैं, और आप कंफ्यूज हैं कि आप पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले और अपने गोल्स के लिए आप इजीली पैसे सेव कर सकें, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा आपके फाइनेंशियल प्लान को बनाने में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी, प्रेस द बेल आइकन so you can get all the notification of upcoming videos.